हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू नाइट स्टडी। सो एज यू ऑल नो कि हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का सोल्यूशन। आज है दूसरा पेपर जो कि यूपी कॉलेज का ही है ऑफ 2021। ठीक है, सो इसमें भी वही 150 क्वेश्चन है। ये यूपी कॉलेज का है, बट एज यू ऑल नो एंड वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर एज वेल कि ये ही जो सिलेबस है वो आपका भी है, तो आपके लिए भी ये क्वेश्चंस उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने कि आपके यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। ठीक है, तो इसको आपने ज़रूर देखना है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा देखो, इस पेपर को करने के बाद ना आपको एक और चीज़ समझ में आ जाएगी कि प्रीवियस ईयर पेपर करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेड मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो पहले भी आ चुके हैं, या ये वाले ऐसे क्वेश्चंस जो 22 में भी आ चुके हैं, या फिर आपको कुछ वही चीज़ें, मतलब वही टॉपिक जो है हल्का सा चेंज करके मिल जाएगा। ठीक है, तो वो आप इस क्वेश्चन के ख़त्म होते होते भी जो है वो देख लेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। प्राइमरी फंक्शन तो हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था कि प्राइमरी फंक्शन बैंक के भी दो हैं, प्राइमरी फंक्शन मनी के भी दो हैं। मनी के कौन कौन से हैं कि वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करती है। एंड सेकंड क्या था, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू किसका, मापन। ठीक है, मूल्य का मापन। ठीक है, कि भाई किस चीज़ में हम मापन करें, तो हम मुद्रा में मापन करते हैं। तो मुद्रा के या मनी के दो प्राइमरी फंक्शन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज विनिमय का माध्यम, और मेजरमेंट ऑफ वैल्यू मूल्य का मापन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इकोनॉमिस्ट हैज सेड बैड मनी टेंड टू ड्राइव आउट द गुड मनी। तो जी जब क्वीन एलिजाबेथ अपने राज्य में आई थी, मतलब जब वो क्वीन बनी थी, तो उन्होंने अपने एक नए सिक्के जो हैं वो इशू करवाए थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ टाइम बाद देखा कि सर्कुलेशन में वो नए सिक्के है ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, प्रोफेसर थॉमस ग्रेशम को अपॉइंट किया और उन्होंने बोला कि इसके पीछे का राज पता करके आओ। ग्रेशम ने बोला कि भाई जो अच्छी मुद्रा है, मतलब आप खुद सोचो, आपके पास 20 रुपये का नया नोट है और 20 रुपये का जो रेड वाला पुराना नोट आता है वो है। अब तो आप जो पुराना वाला नोट है वो सर्कुलेट कर दोगे, वो आप दे दोगे, नए वाले को अपने पास रख लोगे। तो ग्रेशम ने ये बताया था, बोला था कि जो बुरी मुद्रा है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। बैड मनी टेंड टू ड्राइव आउट द गुड मनी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। SDR स्कीम केम इनटू ऑपरेशन। SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स, IMF की ये स्कीम है। इसमें हर कंट्री का एक पर्टिकुलर फंड होता है जितना उसको निकालने का अधिकार है। तो ये लॉन्च हुई थी 1969 में। इसमें ऑपरेशन पूछा गया कि ऑपरेशन कब से होना स्टार्ट हो गया था, लागू कब से हुई थी, तो 1970 से ये लागू हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनी मार्केट डील्स इन। मनी मार्केट जो है वो मनी में ना जी, शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करता है। इसका ऑपोजिट कौन सा है, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट किस में डील करता है, लॉन्ग टर्म फंड्स में। ठीक है, नेक्स्ट। द पेपर स्टैंडर्ड इज ऑल्सो नोन एज। पेपर स्टैंडर्ड को हम क्या बोलते हैं, फिएट स्टैंडर्ड बोलते हैं या प्रादिष्ट मान बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, तो देखो आपने फिएट मनी पढ़ा होगा। फिएट मनी क्या होती है, जिसकी ऊपरी वैल्यू जो होती है, बाह्य मूल्य जो होता है वो आंतरिक मूल्य से बहुत ज़्यादा होता है। जैसे 10 रुपये का नोट है, उसको बनाने में 10 रुपये नहीं लगे हैं, या फिर उसमें 10 रुपये का मटेरियल नहीं लगा है। ठीक है, एक होती है फुल बॉडीड मनी, एक होती है फुल बॉडीड मनी, एक होती है फैट मनी। फुल बॉडीड मतलब जितना उस पर लिखा हुआ है उतने का ही मटेरियल अंदर लगा हुआ है। सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के चला करते थे, तो अगर 10 यूनिट उस पर लिखी हुई है तो 10 यूनिट का सोना भी उस पर लगा हुआ करता था। दैट वाज फुल बॉडीड मनी। लेकिन पेपर स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं होता, जितनी उसकी वैल्यू है उससे कम का मटेरियल उसके अंदर लगा होता है। अगर वो चलन से बाहर हो जाए तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। इसको हम बोलते हैं फैट स्टैंडर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंट्रल बैंक इज़ द बैंक ऑफ बैंक्स। तो देखो मैंने पहले भी कहा था कि स्टेटमेंट्स जो है वो कई सारे आते हैं, तो स्टेटमेंट्स में इसमें एक दो क्वेश्चन है जो मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो आपने करने हैं खुद। ठीक है, कि सेंट्रल बैंक जो है वो सारी बैंकों का बैंक होता है। ये किसने बोला था, दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू फाइंड आउट इन योर बुक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में क्या क्वेश्चन था कि भाई ये
कब नेशनलाइज हुआ था? तो वही 1935 में ये बना था, है ना। 1949 में ये नेशनलाइज हुआ था, ठीक है। 1937 में इसका जो हेड क्वार्टर है वो कैलकाटा से मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया था। और आरबीआई का एक्ट कौन सा है? ये आरबीआई एक्ट 1934। तो आरबीआई एक्ट 1934 के बेस पर 1935 में आरबीआई बना था। 1937 में उसका हेड क्वार्टर चेंज कर दिया और क्या 1949 में उसका नेशनलाइजेशन मतलब राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ एक्सचेंज मीन्स, रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है कि भाई एक रेट है जो मनी की वैल्यू को बताती है। इस मनी का प्राइस क्या है? जैसे मैं बोलूँ $1 कितने का है? $1 50 रुपए का है, 70 रुपए का है। तो मनी का क्या प्राइस चल रहा है, दैट इज़ द एक्सचेंज रेट, ठीक है। लैंग्वेज अलग अलग आ सकती है इसके बारे में। नेक्स्ट, 14 कॉमर्शियल बैंक्स का नेशनलाइजेशन कब किया गया था? तो बेटा जी 1969 में। इससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन पीछे भी था, मतलब जो 2022 का पेपर किया था उसमें भी था कि भाई 1969 में 14 बैंक्स जो बड़े बैंक्स थे उसे गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया, नेशनलाइज कर दिया। उसके बाद 1980 में 6 और बड़े बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया था एंड उसके बाद एक बैंक को मर्ज कर दिया गया, तो 19 नेशनलाइज बैंक बच गए थे। आज के टाइम में हमारी कंट्री में 12 नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई पावर करेंसी में क्या क्या आता है? तो बेटा जी हमने जब MCQ वीडियोस किए हैं मनी एंड बैंकिंग के, आपको मिल जाएंगे ऑन द चैनल, ठीक है। उसमें हमने M1, M2, M3, M4 के बारे में डिस्कस किया है। तो हाई पावर्ड मनी जो है वो M3 एंड M4 होता है, ठीक है। तो इसमें पब्लिक का पैसा भी आता है, कैश रिजर्व ऑफ बैंक भी आता है एंड अदर डिपॉजिट विद द रिजर्व बैंक भी आता है। वैसे ये तीनों चीज़ें मिलाकर M1 बनता है, लेकिन M1 जो है वो M3 और M4 का पार्ट भी है। दैट्स वाई ऑल ऑफ द अबव विल बी दी आंसर, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में आपको उस वीडियो में मिल जाएगा जो हमने मनी एंड बैंकिंग की MCQ वीडियोस की हैं। 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। ऐसे ही अकाउंटेंसी, माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी वीडियोस जो है वो अपलोडेड हैं, आप उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। MCQ जितना भी करो उतना अच्छा है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड इंक्लूडेड इन्फ्लेशन डज नॉट अराइज ड्यू टू। तो बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि आपका डिमांड किस वजह से इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मनी सप्लाई ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है डिमांड लोग करेंगे, लोगों के पास पैसा है, लोग खरीदेंगे। टैक्स ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा भाई? टैक्स ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएंगे। प्राइस बढ़ने पर क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन हमसे पूछा है डिमांड बढ़ेगी कब? तो ज़्यादा टैक्सेशन पर डिमांड नहीं बढ़ेगी, ठीक है। चलो पॉपुलेशन बढ़ने पर भी बढ़ेगी एंड फिक्स प्राइस बढ़ने पर भी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी या विमुद्रीकरण के से क्या होता है? इन्फ्लेशन कम हो जाता है, जी बिल्कुल, क्योंकि मनी सप्लाई कम हो जाती है, मार्केट में पैसा कम हो जाता है, पैसा सब बैंकों के पास चला जाता है या फिर नदियों में बह जाता है, ठीक है। डिमांड कम हो जाती है, जी बिल्कुल कम हो जाती है, क्योंकि नोट जो है वो लोगों के पास अब कम है। ब्लैक मनी विल बी कंट्रोल्ड, जी बिल्कुल ये तो हो ही जाता है, तो हम सबको पता ही है, बहुत सारे केसेस हमने सुने हैं। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी दी आंसर। नेक्स्ट, हु सेट द प्राइस इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन? तो जी परफेक्ट कॉम्पिटिशन में बहुत सारी फर्म होती हैं जो एक ही तरह का चीज़ बेच रही होती हैं, एक ही प्राइस पर बेच रही होती हैं, लेकिन ये प्राइस कौन डिसाइड करता है? सारी फर्म्स को मिलाकर हम बोलते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री करती है प्राइस डिसाइड, फर्म करती है प्राइस को टेक, इसलिए हम इंडस्ट्री को बोलते हैं प्राइस मेकर, फर्म को बोलते हैं प्राइस टेकर, ठीक है। हमने क्लासेस में बहुत अच्छे से किया हुआ है। द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज डिपेंड्स ऑन, कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है? सेविंग्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये जो है कि भाई बैंक रेट या CRR या SLR या आपसे है ना और कोई रेट पूछ ली कि भाई बैंक की अभी ये रेट्स कौन सी हैं, तो बेटा जी हर 6 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक मीटिंग होती है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो कि RBI का एक पार्ट है, उसकी मीटिंग होती है जिसमें ये रेट्स जो हैं वो ऊपर नीचे हो सकती हैं, ठीक है। तो आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इन रेट्स को एक बार ही देख कर जाएंगे।
फ़िलहाल ये रेट जो है वो 4.25% है, लेकिन ये चेंज हो सकती है आपके एग्ज़ाम तक, या फिर अभी भी चेंज हो सकती है। ये मैंने कुछ टाइम पहले का डेटा आपको बताया है अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शंस, ठीक है। चलो, ये रेट्स आपने एक बार ही देखनी है अपने एग्जाम पर जाने से पहले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो जी एक तो है वर्ल्ड बैंक और एक है IMF, ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझो। IMF है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जो है वो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। दोनों ही 1944 जो ब्रेटन वुड्स कमीशन बनी थी उसके द्वारा इस्टेब्लिश किए गए थे। IMF देता है रीडेवलपमेंट के लिए, मतलब कुछ नुकसान हो गया उसकी भरपाई के लिए, और वर्ल्ड बैंक लोन देता है किसके लिए, आगे के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो दोनों ही 1944 में बनकर 1945 से स्टार्ट हुए थे और भारत तब से ही उनका मेंबर है, भारत तब से ही इंक्लूडेड है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी इज द पीरियड अराउंड विच इकोनॉमिक्स साइंस क्लस्टर। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान जो है वो केंद्रित है। ये जो आपका स्टेटमेंट है वो है मार्शल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड बैंक, जी आ गया, देखो बता दिया मैंने। रीडेवलपमेंट नहीं जी, ये तो IMF का काम है। इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन को बढ़ाना, जी बिल्कुल, इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन को बढ़ाना। एक्सचेंज रेट को मेंटेन करके रखना, नहीं, ये इसका काम नहीं है, सारे देश के सेंट्रल बैंक्स का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजंस ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि हमने एक तरह से, एक जनरल बात बता रही हूँ, एक तरह से यहाँ से पैसा ज़्यादा गया है, बाहर की कंट्रीज से पैसा कम आया है। तो अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, हम एक अच्छे इम्पोर्टर हैं पेट्रोल के, तो हमारे पास से पैसा जाएगा। फॉरेन डेट हमने लिया है, उस पर इंटरेस्ट देना होगा तो जी पैसा जाएगा। लिबरलाइजेशन ऑफ इम्पोर्ट्स, अगर हमने आयातों को ईजी कर दिया तब भी पैसा जाएगा क्योंकि इम्पोर्ट्स बहुत सारे होंगे। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया वोलेटिलिटी ऑफ द रूपी रिमेन्स कांस्टेंट। भाई भारत में अस्थिरता हमेशा बनी ही रहती है, किसकी, मनी की, एक्सचेंज रेट की। तो जी ये एक तरह से ट्रू है क्योंकि हम कभी भी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी तरह से नहीं देख पाते हैं अपनी कंट्री की करेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कब लागू हुआ था, ये हुआ था हमारा 1999 में। इससे पहले कौन सा था, इससे पहले फेरा था, फेरा को रिप्लेस करके फेमा आया, और फेरा कौन सा था, 1969, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट ऑफ स्केल। कंसेप्ट ऑफ स्केल, भाई ये हमने प्रोडक्शन में पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स के उसमें क्लास में, कि प्रोडक्शन जो है जब हम लॉन्ग टर्म में सब कुछ चेंज कर पाते हैं, हम अपने पूरे बिजनेस का स्केल ही चेंज कर सकते हैं, तो उस कंसेप्ट में जो स्केल जो डिनोट करता है वो करता है लॉन्ग टर्म को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखो ऑल ऑफ द अबव भी है ऑप्शन, लेकिन आपको ऑल ऑफ द अबव से कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई जहाँ ऑल ऑफ द अबव है वही आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव लगा दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन फंक्शन इज। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन है आउटपुट और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का रिलेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स मीन्स। इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ में यूटिलिटी लेकर आना, किसी भी चीज़ में यूटिलिटी लेकर आना, चाहे आप जो है वो प्रोडक्ट बना रहे हो, चाहे आप सर्विस बना रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीमेरिट ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है कि भाई जितना हम मुद्रा चला रहे हैं उतने का गोल्ड हम अपने पास रिजर्व में रखेंगे, तो ये डी इन्फ्लेशनरी होता है, बहुत छोटा से हम कर सकते हैं, वरना बहुत सारा गोल्ड रखना पड़ेगा अगर ज़्यादा मुद्रा चाहिए। कॉस्टली होता है, इनइलास्टिक होता है, जी बिल्कुल। प्राइस स्टेबिलिटी इसमें इमेजिनरी होती है, हमको रियलिटी में इसमें प्राइस स्टेबिलिटी नहीं दिखती है। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी दी आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन द डिमांड एंड सप्लाई बोथ ऑफ द फैक्टर्स आर कंसिडर्ड। ये तो रिसेंटली हमने डिस्ट्रीब्यूशन की क्लास में पढ़ा था, मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी में डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्जिनल यूटिलिटी एट द पॉइंट ऑफ सेट, जो पूर्ण तृप्ति बिंदु है, सेचुरेशन पॉइंट है, वहाँ पर MU क्या होता है, 0, और TU क्या होता है, मैक्सिमम, ठीक है। TU क्या होता है, मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एवरेज यूटिलिटी क्या है? एवरेज यूटिलिटी है बेटा आपका टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय यूनिट्स। तो भाई मार्जिनल डिवाइड कर रहे हैं क्या? नहीं, टोटल डिवाइड कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल। एवरेज कभी भी निकालना हो ना तो टोटल को डिवाइड करते हैं हम यूनिट से, ठीक है। चाहे वो एवरेज कॉस्ट हो, एवरेज प्रोडक्शन हो, एवरेज यूनिट हो, एवरेज डिमांड हो, एनीथिंग। जब हमें एवरेज निकालना है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर दो। एवरेज कॉस्ट निकालना है तो टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दो। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर दो यूनिट या क्वांटिटी से। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स प्राइस। देखो अब यहाँ पर ना एक चीज़ समझना, अगर आपका मार्केट में डिमांड उतनी की उतनी है, ठीक है, मार्केट में डिमांड उतनी की उतनी है, लेकिन आपने सप्लाई बढ़ा दी, तब क्या होगा? अगर सप्लाई बढ़ा दी तो क्या होगा? प्राइस जो है वो क्या होंगे? गिर जाएंगे। अगर सप्लाई बढ़ गई तो डिमांड तो है ही नहीं, चीज़ें भरी पड़ी हैं, तो क्या होगा? प्राइस गिर जाएगा। लेकिन अगर मैं उल्टी बात करूं कि भाई अगर प्राइस पहले बढ़ गया तब क्या होगा? लोग अपनी चीज़ों को बेचना स्टार्ट कर देंगे। भाई बढ़ा हुआ प्राइस है, बेच दो, सस्ते होगा तब खरीद लेंगे, तब सप्लाई भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर सप्लाई का प्राइस पर पूछा है। अगर प्राइस का सप्लाई पर पूछा होता तो डायरेक्ट होता, प्राइस का सप्लाई पे पूछा तो डायरेक्ट होता, लेकिन सप्लाई का प्राइस पर है तो अपोजिट है, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान से पढ़नी है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ डिमांड कर्व इज डिपेंड्स ऑन दी स्लोप। वेरी इजी क्वेश्चंस। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? तो जी एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का सम होती है, सो स्टेटमेंट बी इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the author of the book Principle of Economics जो 1890 में पब्लिश हुई थी? तो जी एडम स्मिथ। यही हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहे जाते हैं, ठीक है। इन्होंने ही बुक दी है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डिमांड? तो जी एलिमेंट ऑफ डिमांड क्या है? मेरी कोई भी चीज़ खरीदने की इच्छा है, मेरे पास पैसा भी है, मतलब परचेज पावर भी है, और मैं उस परचेज पावर को उस चीज़ पर खरीदने बेचने की स्पेंड करने की इच्छा भी रखती हूँ, तो विलिंगनेस टू यूज़ द मनी। तो क्या नहीं है? रेंट डिमांड का कोई भी एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन गुड्स आर ऑल्सो कॉल्ड। गिवन गुड्स क्या होते हैं? इन्फीरियर गुड्स, थोड़े से बैड क्वालिटी गुड्स, निष्कृष्ट वस्तु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द प्रपोंडर ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी, कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी? तो जी ऑर्डिनल किसने दिया था? हिग्स ने। कार्डिनल किसने दिया था? मार्शल ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी नॉर्मली मोस्ट इन इलास्टिक डिमांड? मतलब प्राइस के बढ़ने घटने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन इलास्टिक डिमांड होगी जनरली तो जी होगी सिगरेट की, क्योंकि ये एक तरह से हैबिचुअल गुड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज, अभी डिस्कस किया है जी, 0। जब TU मैक्सिमम होगी तब MU 0 होगी, और ये कब होगा? सैचुरेशन पॉइंट पर, पूर्ण तृप्ति बिंदु पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज करेक्ट इन दी फॉलोइंग? देखो रेंट इज इक्वल्स टू एक्चुअल रेंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ना जी। इकोनॉमिक रेंट जो है वो पार्ट होता है ग्रॉस रेंट का, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। रेंट कैन बी नेगेटिव, ना जी, नहीं हो सकता ना। तो इकोनॉमिक रेंट इज द पार्ट ऑफ ग्रॉस रेंट। टाइप्स हमने क्लासेस में पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इकोनॉमिक्स इज, रॉबिन्स बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस एंड आर्ट दोनों है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ स्टार्टेड द कंसेप्ट ऑफ क्रेडिट डेडलॉक इन इंटरेस्ट थ्योरी? तो जी वैसे तो जो कंसेप्ट है वो किसी और ने दिया था, लेकिन इसको कीन्स ने भी सपोर्ट किया है, तो ऑप्शंस के हिसाब से हम कीन्स जो है उस पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। आयरन लॉ ऑफ वेजेस, इसको हम सब्सिस्टेंस लॉ ऑफ वेजेस भी कहते हैं, तो ये सब्सिस्टेंस ऑफ वेजेस पर
भी है, ठीक है। वेज फंड थ्योरी पे वेज फंड था, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनदर नेम ऑफ गॉसेंस फर्स्ट लॉ, गॉसेन का फर्स्ट लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और सेकंड लॉ है आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। गॉसेन का फर्स्ट लॉ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, गॉसेन का सेकंड लॉ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। चलो, अ कंज्यूमर obtains the maximum satisfaction in he acts according to the law। अगर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए तो उसे कौन से लॉ के हिसाब से काम करना पड़ेगा? इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। इसमें क्या था कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, वो अपने इक्विलिब्रियम पर होगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉइंट पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रुप इक्विलिब्रियम। तो जी परफेक्ट कंपटीशन में होता है ग्रुप इक्विलिब्रियम, जहाँ पर सारी फर्म्स मिलकर एक इंडस्ट्री बनाती हैं और वो इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करती है डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन में होता है आपका ग्रुप इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर नेसेसरी कंडीशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। भाई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि अलग कस्टमर को हम अलग प्राइस पर चीज़ें बेच रहे हैं, तो यहाँ पर डिमांड भी इलास्टिक होनी चाहिए, लीगल सेंशन नहीं होने चाहिए, मतलब लीगल जो है वो एक्सेप्टेंस आपको मिलनी चाहिए, सेंशन होना चाहिए, एंड बायर्स जो है वो इतना ध्यान ना दें। तो ऑल ऑफ द अबव शुड बी दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द इनकरेक्ट एट्रीब्यूट ऑफ कैपिटल। कैपिटल मैनमेड होती है जी, बिल्कुल होती है। पैसिव होती है क्या? ना जी, पैसिव नहीं होती है, पैसिव इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मार्शल व्यू ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाइज टू। जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, उसका मार्शल ने ये बोला है कि भाई ये एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री दोनों पर अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट प्राइस इज कंसंट्रेट विद द प्राइस ऑफ। जो मार्केट प्राइस है वो डिपेंड होता है आपका शॉर्ट पीरियड के लिए, क्योंकि वो चेंज होता रहता है। इन मनी कॉस्ट इकोनॉमिस्ट इंक्लूड्स, कि भाई कॉस्ट को जब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में तो उसमें क्या क्या आता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड नॉर्मल प्रॉफिट, ऑल ऑफ द अबव। अगर हम अकाउंटिंग कॉस्ट की बात करेंगे तो उसमें आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट नहीं आता है, सिर्फ एक्सप्लिसिट और नॉर्मल प्रॉफिट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इलास्टिक व्हेन इट हैज़। इलास्टिक मतलब अगर प्राइस में चेंज आया तो उसके डिमांड में भी चेंज आ जाएगा। तो भाई अगर बहुत ज़रूरी है तो ऐसा तो नहीं होगा, बहुत यूजेस में है तब भी ऐसा नहीं होगा, हम उसकी यूज़ को पोस्टपोन नहीं कर सकते तो अभी हमें ख़रीदना ही पड़ेगा, तब भी ऐसा नहीं होगा। तो जब सिर्फ एक ही यूज़ होगा उसका तो हम उसको टाल सकते हैं। ओनली वन यूज़ व्हेन द कमोडिटी हैज़ ओनली वन यूज़, उस टाइम पर जो है वो डिमांड इलास्टिक होगी। इसी के साथ 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो जी लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप तो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वैल्यू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय की कीमत बढ़ जाएगी और कॉफ़ी की कीमत कम हो जाएगी तो क्या होगा? तो जी चाय जब बढ़ जाएगी तो लोग कम पिएंगे और कॉफ़ी घट जाएगी तो ज़्यादा पिएंगे। लेस टी एंड मोर कॉफ़ी विल बी परचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? भाई हमने पता नहीं कब से पढ़ा है। जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है आर्टिफिशियल पर्सन। क्यों होती है? आर्टिफिशियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लॉ ने ही बनाई है, लॉ ही इसको मारेगा, ठीक है। पर्सन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपने नाम पर स्यू कर सकता है, कोई इसके ऊपर स्यू कर सकता है और ये अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, ठीक है। पता नहीं कब से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो जी चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइज़ करने से क्या नहीं होता है? मोनोपोली होती है जी, हो सकती है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है जी, बढ़ता है एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज़ के लिए। इंक्रीज़ होती है सेल जी, बिल्कुल होती है।
प्राइस कम होते हैं क्या? ना जी, प्राइस तो बढ़ जाते हैं, ऐड का पैसा भी तो कस्टमर से वसूल करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट इन बिजनेस मीन्स, प्रॉफिट जो बिजनेस, हम बिजनेस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस प्लानिंग इज अफेक्टेड बाय, बिजनेस जो नियोजन है, व्यवसाय का जो नियोजन है वो किन चीज़ों से इफेक्ट होता है? बिजनेस के नेचर से, रिस्क से एंड गुडविल से। जी बिल्कुल, सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याज दर का जो नियमन है, रेगुलेशन है, वो किया जाता है किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। जो भी बैंक रेट्स हैं, बैंक के इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो सब आरबीआई कंट्रोल करता है। एक लिमिट दे देता है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। बैंक इससे कम इंटरेस्ट नहीं ले सकते, इससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या आता है? सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल? तो बैंक रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स जीएबी है, इशू ऑफ करेंसी, ये क्रेडिट कंट्रोल का कोई पोर्शन नहीं है, ये आरबीआई का एक फंक्शन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड बुल एंड बियर आर एसोसिएटेड विथ, ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो एसोसिएटेड हैं स्टॉक एक्सचेंज से। देखो आप ऐसे याद रखो, इसका मैं मतलब भी बताती हूँ। बुल कैसे वार करता है? अपने सींग से, है ना। और बियर कैसे वार करता है? अपने पंजे से। तो ऊपर जाना और नीचे आना, जब मार्केट जो है वो टेंड होता है ऊपर की तरफ तो उसको बोलते हैं बुल मार्केट, और जब मार्केट टेंड होता है नीचे की तरफ तो उसको हम बोलते हैं बियर मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? जहाँ पर प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों ही एग्जिस्ट करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल एंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था कहाँ पर? इटली में, क्योंकि लूकस पैसियोली जो कि डबल एंट्री सिस्टम के फादर माने जाते हैं, अकाउंटेंसी के फादर माने जाते हैं, बुक कीपिंग के फादर माने जाते हैं, उनकी बुक थी, ठीक है, जो कि एक इटालियन मैथमेटिशियन थे, ठीक है, इटली के एक गणितज्ञ थे लूकस पैसियोली, उन्होंने ही स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्री की ग्रोथ का क्या साइन है? ज़्यादा इंडस्ट्री लगना, ज़रूरी नहीं है, लॉस में भी आ सकती है। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी ज़रूरी नहीं है। हायर पर कैपिटा इनकम, ये एक ग्रोथ का साइन जो है वो हो सकता है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड इज़ रिलेटेड विद, ऑपरेशन फ्लड जो है वो स्टार्ट किया गया था जो दुग्ध उत्पाद से रिलेटेड है, मतलब जो डेयरी प्रोडक्ट्स बेचते थे लोग, उन्होंने स्टार्ट किया था अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इसमें हम ले सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स वैसे होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया में लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन कब से आया? तो जी एलपीजी पॉलिसी याद है, जो कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 का पार्ट है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन तो 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? इकोनॉमिक सिस्टम, जो कि हो सकता है आपका कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। इकोनॉमिक पॉलिसीज, जिसमें आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी, ये सब आता है। इकोनॉमिक कंडीशन मतलब नेशनल इनकम वगैरह। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, एग्जिम बैंक वॉज एस्टैब्लिश इन, ये लास्ट ईयर भी मतलब अगले साल 2022 वाले पेपर में भी था। तो ये कब स्टैब्लिश हुआ है? 1982 में। एग्जिम बैंक है क्या? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, जो कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को जो है वो फैसिलिटेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एक एकल व्यापार के संबंध में करेक्ट नहीं है? एकल व्यापार से कनेक्टेड नहीं है। तो जी वन मैन ओनरशिप होती है। लिमिटेड लायबिलिटी होती है क्या? नहीं, तो ये उससे कनेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस प्रिपेयर, नॉन ट्रेडिंग या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाते हैं? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं एंड आपके रेवेन्यू एंड पेमेंट अमाउंट अकाउंट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लू चिप कंपनी? रिपीटेड क्वेश्चन, ब्लू चिप कंपनी कौन सी होती है? जो आपके जीडीपी में एक अच्छा रेप्यूटेड पोजीशन रखती है। तो फाइनेंशियली साउंड कंपनी होती है आपकी ब्लू चिप कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट होता है ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट फेवर्ड मेथड ऑफ पेमेंट इन ई कॉमर्स, ई कॉमर्स मतलब आपके जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन, तो यहाँ पे कैश जो है मोस्ट फेवर्ड मीन्स जो है वो माना जाता है, ठीक है।
क्रेडिट कार्ड भी बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, चेक भी एंड बैंक ड्राफ्ट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा चेक और बैंक ड्राफ्ट तो वो यूज़ ही नहीं होता ना वो ई कॉमर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमीशन हैज़ बीन फॉर्म्ड इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया। तो जी 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब प्लानिंग कमीशन बनाई गई थी। इसका काम था 5 ईयर प्लान्स बनाना, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास आई हमारी मोदी गवर्नमेंट तो उन्होंने क्या किया, 2014 में प्लानिंग कमीशन को हटा दिया। उस टाइम पर 12th 5 ईयर प्लान चल रहा था, मतलब 12वां 5 ईयर प्लान चल रहा था और इसको हटाकर नीति आयोग को बना दिया गया जो कि 2015 से काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बेकरी प्रोडक्ट्स, केक्स, बिस्किट एंड ब्रेड, दीज प्रोडक्ट्स शुड बी ट्रीटेड एज। तो जी को प्रोडक्ट होते हैं। को प्रोडक्ट क्या होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जिनका सेम रॉ मटेरियल यूज़ हो सकता है। बिकने वाले ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें सेम रॉ मटेरियल यूज़ हो सकता है, जैसे इसमें मैदा, शुगर, एग, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं जो सब में डलती हैं, है ना। तो आपके रॉ मटेरियल जिसमें सेम यूज़ होते हैं उनको हम बोलते हैं को प्रोडक्ट्स। बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ऐसी चीज़ें जो उसके एक्सटेंशंस होते हैं। जैसे अगर हमने है ना ब्रेड लिया तो साथ में बटर ले लिया, ठीक है, तो एक ही जगह पर मिलने वाले साथ में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं बाय प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक क्या होता है। चेक होता है एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसमें लिखने वाला बैंक को ऑर्डर देता है किस उसको पेमेंट करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होती है जी, हमने पता है लायबिलिटी होता है, हम बैलेंस शीट में हमेशा डालते हुए आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। अनुमान होता है क्या, एस्टिमेशन होता है, नो। एंटिसिपेट होता है, नो, अनुमानित नहीं होता। रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं, लिखे हुए फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अ बिजनेस एंटिटी इज अज्यूम टू हैव अ लॉन्ग लाइफ। नाम से क्लियर है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कि बिजनेस जो है वो लंबे समय तक चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक दास कैपिटल। दास कैपिटल की जो ऑथर हैं वो हैं आपके कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट व्हीट प्रोडक्शन इन इंडिया, सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द वॉच डॉग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड पर कौन जो है वो पहरा रहता है, वो देता है हमारा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। तो जी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसमें ये लिखा होता है कि कंपनी इंटरनली कैसे मैनेज करेगी चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर बिजनेस मार्केटिंग क्या है, कंपलसरी है, नहीं, नेसेसरी है। अगर बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो मार्केट इज़ नेसेसरी, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि बिजनेस को मार्केटिंग करना ज़रूरी है, कंपलसरी है, तो दैट इज़ वाई कंपलसरी इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई मशीन खरीदने पर उसके जो स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हैं वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं मशीन अकाउंट में, मशीनरीज अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोजिंग स्टॉक को हम किस पर वैल्यू करते हैं, जो भी कम हो कॉस्ट और मार्केट प्राइस में, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस पे जो भी कम हो उस पर हम क्लोजिंग स्टॉक को लिखते हैं। ये कौन से प्रिंसिपल में बताया गया है, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल या प्रूडेंस प्रिंसिपल भी इसको हम बोलते हैं, रूढ़िवादी अवधारणा हिंदी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, अरे जी अभी डिस्कस किया था, लूकस पेसियोली, जो कहाँ के थे, इटली के थे। कौन थे, मैथमेटिशियन थे। डबल एंट्री सिस्टम बोल लो, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, सबके फादर यही हैं, ठीक है। और इनकी जो बुक थी वो थी कंप्यूटरिस्ट दे स्क्रिप्चरिस्ट, ठीक है। वैसे आएगा नहीं बट माइंड में रहेगा तो ऑप्शंस में मिलेगा तो आप लगा लोगे। GST क्या है, GST है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नर ऑफ RBI, फिलहाल जो गवर्नर हैं RBI के वो हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं मिनिस्ट्री। और RBI कौन सी पॉलिसी बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। तो जी एक आपको यहाँ पर दिख रहा है इशू ऑफ करेंसी, ये कौन करता है, ये RBI करता है ना, कॉमर्शियल बैंक का काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया था आपके FW टेलर ने।
फियोल ने कौन सा दिया था? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, हेनरी फियोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी एक्स एंड वाई, रिपीटेड क्वेश्चन। एक्स एंड वाई थ्योरी किसकी थी? मैकग्रेगर की थी। मैस्लो की कौन सी है? नीड हिरार्की थ्योरी। आउची की कौन सी है? जेड थ्योरी। हर्जबर्ग की कौन सी है? टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग का काम किसका है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेलीगेशन किसका होता है? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि भाई प्रीवियस ईयर पेपर करना ज़रूरी क्यों है। डेलीगेशन हम करते हैं अथॉरिटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं हो सकती है, किसी और पर हम उसका भार नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the capital of a company is divided into many parts is called repeated question. shares, कंपनी की कैपिटल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस इज पॉसिबल इन, रेखांकन किसका होता है? चेक का रेखांकन किया जाता है, प्रॉमिसरी नोट का रेखांकन नहीं होता, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का रेखांकन भी नहीं होता। तो ऑल ऑफ द अबव तो आंसर होगा ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी का लिक्विडेटर क्या काम नहीं करता? लिक्विडेटर कौन होता है? जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा होता है, कंपनी बंद हो रही होती है, तो एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। वो सारी असेट्स को बेचता है, सारी लायबिलिटीज़ को पे करता है, और जो बच जाता है वो शेयर होल्डर्स या उसके ओनर्स को बांट देता है। लेकिन लोन लेने का काम थोड़ी ना करेगा यार, वो लोन लेने का काम नहीं करेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वॉट में क्या आता है? स्वॉट स्टैंड ही करता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीन्स की जो एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है, उस पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो किस पर डिपेंडेड है? तो ये डिपेंडेड है आपके इफेक्टिव डिमांड पर। इन्होंने बोला जितने एम्प्लॉयमेंट की डिमांड होगी उतना एम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है, लेकिन इफेक्टिव डिमांड होनी चाहिए। सो वी आर डन विथ 100 क्वेश्चंस। ये ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक कीपिंग का मतलब क्या है? बुक को कीप करना? ना जी। लिखना? ना जी। अकाउंटिंग बुक्स में प्रॉपर रूल्स के हिसाब से जो है वो ट्रांजैक्शंस को लिखना इज बुक कीपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन का अंतिम चरण है कम्युनिकेशन। सबसे पहले होता है रिकॉर्डिंग, फिर क्लासीफाइंग। रिकॉर्ड करने के लिए हम करते हैं जर्नल, क्लासीफाई करने के लिए हम करते हैं लेजर। फिर आता है समराइजिंग। समराइजिंग में आप ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट एंड P&L एंड ट्रेडिंग बनाते हैं। लास्ट आता है कम्युनिकेशन, जिसमें आप फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जो रिलेटेड लोग हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, उन तक पहुंचाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कंसेप्ट ऑफ असेट। कॉस्ट कंसेप्ट, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग असेट्स को हम किस पर लिखते हैं? परचेज प्राइस पर। रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, ये परचेज प्राइस पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था कि भाई असेट को हम किस पर वैल्यूड करते हैं। कॉस्ट कंसेप्ट नहीं दिया हुआ था, तो असेट को हम करते हैं परचेज प्राइस पर। कॉस्ट कंसेप्ट को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी बोलते हैं, हिस्टोरिकल कंसेप्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जिसके हिसाब से हम जितने पर असेट खरीदी है उतने पर ही हम उसको लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो कब बना था? वो बना था 1977 में, जिसके लिए 1973 में कमेटी बनाई गई थी, उसके रिकमेंडेशन पर इसे बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी जी 1973 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेव बर्थ टू डबल एंट्री सिस्टम। देख रहे हो जी, एक ही पेपर में 2 बार सेम तरह का क्वेश्चन। लूकस पैसियोली। अब कोई बोलेगा कि भाई फादर है वो, तो भाई फादर ही बर्थ देता है ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल एंट्री सिस्टम किसके लिए सूटेबल है? स्मॉल ट्रेडर्स के लिए, वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल अकाउंट क्या है? हमने उसमें पूछा गया था व्हाट प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट क्या है, तो वो पर्सनल अकाउंट था। उसमें हमने डिस्कस किया था कि भाई रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं, उसमें 5 चीज़ें याद कर लो, बस 6 चीज़ें। ड्राइंग, कैपिटल, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अनएक्रूड। ये अगर आ जाएगा, इन 6 में से कुछ भी आ गया, तो आपका कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट वो होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दोबारा से क्वेश्चन आ गया सेम पेपर में, एक्सपेंसेस ऑफ न्यू मशीन, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस ऑफ न्यू मशीन, अभी बताया था मशीनरी अकाउंट में ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश बुक में क्या आता है? कैश के रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जर्नल में किसका जर्नल, नो जर्नल एंट्री इज मेड ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करते हैं, अमाउंट में से माइनस करके लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट बैलेंस ऑफ अ नॉमिनल अकाउंट। तो ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लगा मुझे, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकती है एंड एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर क्रेडिट बैलेंस की बात करें तो क्रेडिट बैलेंस में प्रॉफिट भी आ सकता है, इनकम भी आ सकता है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से बी एंड डी दोनों होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर क्या है, लेजर एक सब्सिडरी बुक है। प्रिंसिपल बुक कौन सी होती है, जर्नल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसमें जो कि मैथमेटिकल एरर को फाइंड करने के लिए बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस ऑन अ स्पेसिफिक डेट पर बनाया जाता है आफ्टर लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लार्ज अमाउंट स्पेंड ऑन स्पेशल एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किया गया एक बड़ा अमाउंट क्या होता है, वो होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट, बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट। तो जी जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो अगर डेबिट का कम आ रहा है, हम नहीं मिल पा रहा है, तो उस वहाँ पर हम सस्पेंस अकाउंट डाल देते हैं, और क्रेडिट का कम आ रहा है तो वहाँ डाल देते हैं। तो डेबिट या क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट लिखा है, ठीक है, तो दिस विल बी दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स, डेप्रिसिएशन हमारा एक तरह से लॉस होता है क्योंकि असेट की वैल्यू कम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविज़न इज, प्रोविज़न होता है चार्ज ऑन प्रॉफिट। अगर यहाँ पर रिजर्व पूछते तो रिजर्व होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीक्रेट रिजर्व कहाँ शो किया जाता है, बेटा जी सीक्रेट रिजर्व है, शो किया ही नहीं जाता, नन ऑफ दीज, ठीक है, कहीं पर भी शो नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर शोन इन, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते क्या हैं, जो बहुत टाइम के बाद हो रहे हों, जैसे हमने लोन का रीपेमेंट कर दिया, कोई नई असेट खरीद ली, तो इसका इफेक्ट जो होता है वो डायरेक्टली बैलेंस शीट पर आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। तो ये क्या होता है, ये होता है कैपिटल रिसिट, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मिलता है, हर साल नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुडविल क्या है, गुडविल हमारी इंटेंजिबल असेट है। अच्छा, एक और चीज़, अगर गुडविल जो कि नॉन परचेज्ड है, नॉन परचेज्ड, वो होती है फिक्टिशियस असेट, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ जर्नली पूछा है गुडविल, तो इंटेंजिबल असेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, बिजनेस की इनकम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लायबिलिटीज़ एंड असेट दी हुई है, ये लायबिलिटीज़, ये असेट, ठीक है। अमाउंट जो डिफरेंस है वो क्या होगा, तो जी हमें पता है ये हमारी बैलेंस शीट है, यहाँ पर कैपिटल आती है, यहाँ पर लायबिलिटीज़ आती हैं सारी, एंड यहाँ पर सारी असेट्स आती हैं। हमने इक्वेशन भी पढ़ी है कि भाई असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो इसका और इसका डिफरेंस क्या होगा, कैपिटल, या इक्विटी भी वर्ड भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर विद द फर्म, जो पार्टनर है हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि पार्टनर जो है वो ओनर भी होता है एंड एजेंट भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, जनरली जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल हम देते हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग कैपिटल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देख रहे हो जी, फॉर द फर्म, ऊपर पूछा था फॉर द बिजनेस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इनकम है, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ गुडविल, कौन से गुडविल की हाईएस्ट वैल्यू होती है, तो जी डॉग नेचर के गुडविल की हाईएस्ट वैल्यू होती है। डॉग नेचर गुडविल क्या होती है, जो पर्सन के साथ में एसोसिएट रहती है, जो पर्सन जहाँ जाएगा गुडविल उसके साथ चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इसको याद आप ऐसे कर सकते हो कि भाई जब पुराना पार्टनर जा रहा है तो नए जो बच गए पार्टनर्स वो गेन करेंगे, है ना, तो उनका नया रेशियो ज़्यादा होगा, तो गेन करने के लिए न्यू में से ओल्ड को माइनस करना है, और ओल्ड माइनस न्यू क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, कब बनता है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, देख रहे हो डिसोल्यूशन का क्वेश्चन पूछ लिया है। ओवरड्राफ्ट कहाँ जाता है, ओवरड्राफ्ट जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में, सारी असेट्स एंड सारी लायबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, फिर पेमेंट हो जाता है, हमने क्लास में भी पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस, देख रहे हो जी यही क्वेश्चन ऊपर था, नॉन ट्रेडिंग क्या बनाते हैं, अब यहाँ पूछ लिया बैलेंस शीट से पहले क्या बनाते हैं, तो जी सबसे पहले वो बनाते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, फिर बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फिर बनाते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट से पहले क्या आ गया, इनकम एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेट्स क्या हैं, अभी बात करी थी 2 मिनट पहले, लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटर्स अकाउंट में क्या आएगा, इतना इजी क्वेश्चन है ना, इतना इजी क्वेश्चन ये तो, कि भाई डेटर कौन होता है, जो हमें पैसा देगा। अब जो हमें पैसा देगा उसने क्या किया होगा, हमसे ख़रीदा होगा, मतलब हमने बेचा होगा, तो क्रेडिट सेल आएगी डेटर के अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ दी करंट लायबिलिटी, तो जी शॉर्ट टर्म लोन, करंट लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर अंदर हमें पे करनी है, शॉर्ट टर्म लोन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो इस क्वेश्चन में ना गड़बड़ है, यहाँ बोला है क्वांटिटेटिव, लेकिन हिंदी में होना चाहिए था फिर मात्रात्मक, ठीक है। चलो हम मान लें कि हिंदी में गलत है, तो ये सब चीज़ें तो उसके गुण हैं ना, विश्वसनीय होना, तुलनीय होना, ठीक है, परसेप्शनेबल होना, तो जी ये कट के हो जाएगा क्वालिटेटिव, तो ऑल ऑफ दीज विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविडेंड आर यूजुअली पेड ऑन, डिविडेंड हम किस पर पे करते हैं, इशूड कैपिटल पर। अगर 100 रुपये का शेयर है और अभी तक हमने 50 रुपये ही मांगे हैं, लेकिन जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो 100 रुपये की रेट के हिसाब से होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट ऑन री इशू और फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, तो भाई शेयर कैपिटल जब हम री इशू करते हैं तो उसमें जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है वो जाता है कैपिटल रिजर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स को इशू करने पर जो हमें प्रीमियम मिल रहा है वो हमारी कैपिटल इनकम है। कैपिटल इनकम जो हर साल नहीं होती, बहुत टाइम के बाद होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हर साल नहीं होते, बहुत टाइम के बाद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोनस शेयर्स हम किस में से इशू कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट में से, प्रीमियम में से या रिजर्व में से, सब में से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स विड्रॉ बाय द ओनर फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज़ विल बी क्रेडिटेड टू, ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स निकाले हैं तो वो जाएंगे वो उसको परचेज अकाउंट में से जो माइनस कर दिया जाता है, एंट्री होती है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो लोन का रेट क्या होता है, जी होता है 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो जी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो होती है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। चैरिटी जो है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ऐसा क्यों, पैसा तो उसमें भी जा रहा है, तो जी एक्सचेंज भी होना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉइंट, मनी इंक्लूडेड हो और कुछ एक्सचेंज हो। अब ये मत बोलना कि मैम बदले में दुआ देते हैं, ऐसा नहीं होता है, कुछ मॉनेटरी फॉर्म में एक्सचेंज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय बैक किससे एसोसिएटेड है, शेयर्स से। जब कंपनी के पास पैसा एडुकेट हो जाता है, उसे लगता है कि शेयर होल्डर्स कम करने की ज़रूरत है या मार्केट में पैसा अपना कम करने की ज़रूरत है, तो वो शेयर्स को बाय बैक कर लेती है, वापस खुद खरीद लेती है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, देख रहे हो जी वापस से आ गया, इसी पेपर में इतने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी, भाई जितने का शेयर है उसका कम से कम 5% हमें एप्लीकेशन पर लेना ही लेना है, दैट इज़ रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेज बुक इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नल, जब ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं तो परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, इस तरह से अलग अलग बुक्स बनाई जाती हैं जो कि जर्नल का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज़ कॉल्ड, यहाँ पर हो जाएगा आप लोग को कन्फ्यूज़न, क्योंकि आप जो ट्रेडिंग अकाउंट आज तक बनाते आए हो उसमें आप यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हो, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना, ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस तरफ का बैलेंस कम है, इस तरफ का बैलेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्रेडिट बैलेंस है,
जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर डेबिट बैलेंस होगा तो वो ग्रॉस लॉस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटी होती है। सो यहीं पर ख़त्म होते हैं हमारे 150 क्वेश्चंस। आई एम डन विद द पेपर। ठीक है, अगले पेपर के साथ हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम की तैयारी है डीएनएस की जिम्मेदारी। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एमसीक्यू के सेशंस भी आपके लिए गए हैं और भी लिए जाएंगे, यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे ऑन द सेम चैनल। ठीक है, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आई विल श्योरली आंसर ऑफ इट। ठीक है, सो आई एम एंडिंग द सेशन। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।